हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और इंडिया टीवी की खास पहल ये पब्लिक है सब जानती है, आपका स्वागत है। और इस बार हम बात करेंगे नोएडा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, क्योंकि नोएडा एक ऐसी जगह है, ऐसी विधानसभा है जहां पर रिहाइश होने के साथ साथ जो इंडस्ट्री है वो भी बहुतायत में है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि पिछले 5 साल में जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उसको नोएडा में कितना कुछ फ़ायदा मिला सरकार से, क्या उनकी तकलीफ़ें रही हैं। क्योंकि कोविड काल में देखने में आया था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ था तो लेबर क्लास हुई थी, जो एमएसएमई वर्ग होता है, इंडस्ट्री होती है, वो हुई थी। तो ऐसे में उनसे जब जानना भी बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर उनकी क्या राय है और क्या अगले 5 साल में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको किस तरीके से उठाया जाए। क्योंकि नोएडा में जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत बड़ी संख्या में है और नोएडा एक ऐसा विधानसभा है जहां से सरकार को बहुत बड़ी संख्या में रेवेन्यू जाता है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि जो इंडस्ट्री की पब्लिक है वो अपना क्या व्यू रखती है, क्या अपना मत रखती है सरकार के पिछले कामकाज पर और आने वाले कामकाज को लेकर उनकी क्या राय है। और जानेंगे कि पब्लिक सब जानती है और उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या उनकी राय है। नोएडा में एक सबसे बड़ा जो एक वर्ग है वो है एमएसएमई इंडस्ट्री का वर्ग है। क्योंकि नोएडा में बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो यहाँ के आसपास के इलाकों के लोगों को बहुत रोज़गार भी देती है, लेकिन उनके सामने भी बहुत समस्याएं हैं। और उन्हीं समस्या को जानने के लिए हम जो इंडस्ट्री की पब्लिक है उनके बीच आए हैं, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। और इस पब्लिक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एमएसएमई सेक्टर है नोएडा का वो किस तरीके से देखता है पिछले 5 साल के कार्यकाल को योगी आदित्यनाथ के, और क्या अपेक्षाएं हैं उनको आने वाले समय में। और ऐसे ही एक इंडस्ट्री में हम यहाँ पर आए हैं और तमाम लोग हैं, उनके ओनर्स भी हैं, उनके यहाँ काम करने वाले लोग भी हैं जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी तरह के लोग हैं, जो कारीगर हैं वो भी हैं यहाँ पर। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं कि योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल का वो क्या इनके फेवर में रहा है, अगेंस्ट रहा है, क्या कुछ उनकी जो योजनाएँ थी कितनी इम्प्लीमेंट हो पाई हैं। सीपी शर्मा साहब हमारे साथ हैं जो यहाँ पर उनकी इंडस्ट्री भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी चुनाव आने वाला है और हम पब्लिक से जानने निकले हैं कि क्या लगता है सरकार का व्यू पॉइंट उनको। और क्योंकि पब्लिक है सब जानती है, आप पब्लिक के तौर पर भी हैं और एक इंडस्ट्री के तौर पर भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योगी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप। जी नमस्कार, मैं सीपी शर्मा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन को लीड करता हूँ। हमारे साथ लगभग 12,000 इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं ऑल यूपी और ऑल इंडिया की। पिछले देखिए 5 साल बड़े चैलेंजिंग रहे हैं हमें। पिछले 2 साल का जो कोविड पीरियड है उसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ एक्सपोर्टर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, एमएसएमईज़ को, जिसकी टर्नओवर थी जो 20% पे आ गई थी जो 100% पे थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा ध्यान रखा हमारा। पहले कोविड के पीरियड में तो इंडस्ट्री बंद हुई थी क्योंकि लॉकडाउन था पूरी कम्प्लीटली, लेकिन दूसरी बार जो लॉकडाउन था उसमें इंडस्ट्रीज़ को वेवर मिला, इंडस्ट्रीज़ को ली है, उससे हमारी प्रोडक्शन दोबारा लाइन पे आई है। सरकार ने पैकेजेस भी अनाउंस किए थे शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लोगों के लिए, तो क्या उस पैकेज का कोई फ़ायदा मिल पाया था। जी देखिए, प्रोडक्शन लिंक स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम का हमें फ़ायदा मिला है, लेकिन स्टेट वाइज हमें कम फ़ायदे मिले हैं। जैसे जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ी हुई है, वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्ट करती है बिजली से। जो हमारे यहाँ बिजली के रेट हैं 7.5 रुपये स्क्वायर पर यूनिट के, प्लस फिक्स चार्ज, ये दोनों चीज़ें हमारी प्रोडक्शन को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। हमने कई बार सरकार को लिखा है, लेकिन सरकार थोड़ा सा इस पे ध्यान देगी तो बड़ा अच्छा रहेगा आने वाले समय में। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो नोएडा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं ये बहुत हाई हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने बताया कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक इशू रहता है, क्या इस अभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी इशू आपको फेस करते हैं आप लोग। जी, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर कट है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर है, जिसकी वजह से हम लोगों को जनरेटर ऑन करना पड़ता है, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और जनरेटर ऑन करने के से कहीं ना कहीं प्रदूषण में भी फ़र्क पड़ता है। तो जैसे बाकी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई गवर्नमेंट ने एश्योर कर दी है, वैसे ही यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा मेहनत करे तो ऐसा बना सकते हैं कि अनइंटरप्टेड हमारे पास भी पावर सप्लाई रहे, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनको पावर का बेसिक नीड है।
एक बड़ी खूबसूरती है हमारे देश में कि जो लोकल स्तर की चीज़ें होती हैं, गांव देहात की चीज़ें होती हैं और दूर दराज के इलाकों से जो चीज़ें आती हैं उन सभी की द्वारा यहाँ पर रॉ मटेरियल लाया जाता है और ये एकदम खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से बैग हैं और अलग अलग स्टेट के जो रॉ मटेरियल आता है, ये जूट का है या अलग तरह की ग्रास है या कोई धागा है, उसके ज़रिए सब चीज़ें बनाई हुई हैं। तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि किस तरीके से छोटी चीज़ों को बड़ा बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। तो ये सब माल क्या इंडिया में सप्लाई होता है या भारत में? ये ज़्यादातर हम लोग एक्सपोर्ट विदेशों में ही जाते हैं। विदेशों के लोगों को इंडिया की क्राफ्ट का बहुत महत्व उनको नज़र आता है कि लोगों ने कितनी मेहनत करके इतना सुंदर पीस बनाया है। वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग अच्छे डिज़ाइन बना करके उनको प्रेजेंट करते हैं ताकि जो कारीगर है वो उसका भी रोज़गार चले और हमारा भी रोज़गार चले। मतलब कि जो नीचे बिल्कुल तबके का मजदूर है उसको भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है। जी बिल्कुल, उसी एमएसएमई का यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का जो एक एम्प्लॉय होता है वो वहाँ से मटेरियल आता है, किस तरीके से वहाँ पर वो रॉ मटेरियल तैयार करता है, फिर यहाँ फैक्ट्रियों में आता है, फिर यहाँ पर उसको ग्रूम किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से बनाया जाता है, तब उसके बाद से इस तरह का मटेरियल तैयार होता है। आपकी भी इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है? ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का है पे नोएडा के अंदर। या क्योंकि नोएडा तो अप्रैल सिटी कहा जाता है नोएडा को। या जो गवर्नमेंट का यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनोवेटिव स्कीम लाए थे ऑडॉप का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला, वो बड़ा सक्सेसफुल हो गया है। इवन जो अभी पीएम ने अभी मेयर कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें भी उन्होंने बोला है कि हर क्षेत्र का एक अपना एक स्पेशलिटी होता है, हर रीजन का, और इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक स्पेशलिटी मिल जाती है। तो उसी तरीके से एक ऑडॉप स्कीम वो लाए हैं, तो नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल का टैग मिला था और एक्सपोर्ट एक्सेलेंस का भी इसको अवार्ड मिल चुका है। तो उस हिसाब से ये स्कीम अब नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा हर क्लस्टर को। इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, सरकार लैंड नहीं दिला पा रही है, तो ये समस्या अभी खड़ी हुई है या पहले से ही चलती आ रही है कई सालों से? नहीं, ये समस्या तो पहले से चल रही, क्योंकि लैंड अवेलेबल मतलब इतनी प्राइस बहुत हाई हो गए हैं। इससे प्राइस इतने हाई हो गए हैं जिससे कि छोटा कारीगर तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो लैंड है, लैंड के रेट बहुत हाई हो गए हैं, बहुत हाई हो गए हैं इस समय। तो इस समय तो हम लोग बड़े कहाँ जाएं, कहाँ पर ग्रेटर नोएडा से भी आगे चलती जा रही है। तो हमारे लिए समस्या काफ़ी ज़्यादा है कि लेबर जो है वो मतलब आगे ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल आता है। कोविड टाइम पे तो खास करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और हमें काफ़ी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट से कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे, और गवर्नमेंट ने अच्छा किया, सबवेंशन स्कीम जो लेकर आए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो उन्होंने रिफंड दे रहे थे, मगर 3 महीने से वो भी उन्होंने 2 महीने से वो भी बंद कर दिया उन्होंने। तो ये समस्या मतलब एकदम से दे रहे थे, उन्होंने पीछे 2 साल दिया है, अब 2 महीने से देना बंद कर दिया। तो जबकि नोएडा और गाजियाबाद की बात करें या गौतम बुद्ध नगर की बात करें, पूरे की हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट ये इलाका है, तो क्या इसके बावजूद भी आप लोगों के सामने इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो ठीक है, समस्याएं तो हल हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट थोड़े सा हेल्प करे हम छोटे से क्योंकि हमारे पास कारीगर जो है बहुत छोटा तबके का है, लेबर क्लास तबका इतना छोटा सा है कि उसको चंद थोड़े से पैसे, कुशल कारीगर हैं वो, बहुत कुशल कारीगर है। तो अगर उन्होंने लाइन ही छोड़ दी, अगर मतलब उनको हेल्प ना मिल पाई, उन्होंने लाइन छोड़ दिया, फिर हम लोगों के लिए एक्सपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा इस तरफ ध्यान करें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में इंडस्ट्री काफ़ी बंद हो गई थी यहाँ पे? देखिए, जब पहले पेंडेमिक शुरू हुआ था, कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था, जो छोटे टर्नओवर के लोग थे, जो 25-50 लाख की टर्नओवर करते थे, वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ था, 1-1.5 लाख रुपये महीने की सैलरी थी, किराए पे फिर बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग ही खाली करनी पड़ गई। तो जो 1 करोड़ से नीचे के जो MSME थे, वो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताते हुए भी अच्छा लगता है कि अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, पिछले जो सेकंड टाइम जो कोविड लॉकडाउन हमारा नहीं हुआ उससे इम्प्रूव हुआ, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ थी, सरकार ने जो जिनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी तो उनको उनके रिवाइवल के लिए कुछ किया, सरकार ने प्लान बनाया कुछ? नहीं, इसके लिए तो हमें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है, लेकिन वो 3 महीने का एक बिजली की स्कीम जरूर आई थी जो मिनिमम चार्ज नहीं लगा। उसके अलावा हमें कोई और स्टेट गवर्नमेंट से कोई सहायता इंडस्ट्री को नहीं मिली। जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी उसको रिवाइवल के लिए सरकार से कोई इनको सहायता नहीं मिली है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि पैंडेमिक का खतरा दोबारा से बना हुआ है कि जो कि ओमिक्रॉन है वो तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में जो MSME सेक्टर है डरा हुआ है कि अगर उसको दोबारा से
पेंडेमिक आता है और लॉकडाउन लग जाता है तो उनका क्या होगा? सर आप बताइए कि दोबारा से जैसे कि चर्चा उठ रही है कि कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन जो वायरस है दोबारा से बहुत तेज़ी गति से फैल रहा है, अगर दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी? बहुत प्रॉब्लम है आगे सर्वाइव करने की, इंडस्ट्री को दोबारा से बिजनेस को सेटअप करने की, क्योंकि एक बार जब आप जीरो पे आ जाते हैं उसको स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी भी देखिए बहुत मुश्किल से हमने सर्वाइव किए इस लॉकडाउन। लास्ट लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद हो गया था काम, फिर उसको धीरे धीरे सेटअप करते करते 6 मंथ लग जाते हैं एक बार ट्रैक पे लाते लाते। अगर ये दोबारा लगा देंगे तो सबके लिए प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री के लिए। कोरोना फैलता है तो सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो लगा ही दिया है। नाइट कर्फ्यू तो हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, पर आगे आगे हम जो एमएसएमई सेक्टर के काम करने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, और ये ही इनकी मुसीबत का कारण है कि क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर होता है बहुत छोटे क्लास के लोग हैं वो उसमें काम करते हैं, और ऐसे में उनके लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है। जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें सरकार कहती है कि हम बहुत रोजगार उत्पन्न करा पा रहे हैं, जॉब इजीली मिल जाती है एमएसएमई सेक्टर? हाँ, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली मिल पा रही है, और नोएडा में तो बहुत ज़्यादा ही मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से भी लोग नोएडा में ही आ रहे हैं। दिल्ली से फ्रेंड सर्कल में देखा जाए तो दिल्ली से लोग अप डाउन कर रहे हैं नोएडा में। पहले नोएडा वाले दिल्ली जाते थे, गाज़ियाबाद वाले दिल्ली जाते थे, अब नोएडा में ही आ रहे हैं सभी, ग्रेटर नोएडा से और जो भी दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी लोग। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने बोली है कि पहले नोएडा से लोग दिल्ली काम करने जाते थे या दूसरी जगह काम करने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो स्थिति बदल गई है कि दूसरी जगहों से लोग नोएडा काम करने आते हैं। और ऐसे ही एक हैं हमारे साथ में, आप दिल्ली से आती हैं काम करने? हाँ जी साकेत से। साकेत से आती हैं। तो नोएडा में आपको लगता है कि वाकई में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी हैं अपॉर्चुनिटी पहले के मुकाबले? हाँ जी, मेरे को 6 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में, तो मेरे को लगता है पहले नोएडा में इतना एक्सपोजर नहीं था जो कि अब है। अब है? हाँ जी। आपको लगता है कि पहले उतना एक्सपोजर नहीं था, अब ज़्यादा एक्सपोजर है? हाँ जी, अब मेरे को लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी ग्रो किया है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि नोएडा में खास तौर से जो योगी सरकार है काम किस तरीके से कर रही है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, और हमने जानने की कोशिश भी की है कि जनता के मन में क्या है। और क्योंकि अब जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं तो इनके मन में बहुत सारे सवाल भी इसलिए भी हैं उठते हैं कि अगले 5 सालों का इनका रोड मैप क्या रहेगा। लेकिन हाँ, इनका इतना ज़रूर है कि ये सब बहुत पॉजिटिव माइंड से सरकार को ले रहे हैं, और इनका कहना है कि नोएडा में खास तौर से एमएसएमई जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर चुका है।